नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक बिहेवियरल biases influencing investment. According to conventional financial theory, the world and its participants are rational human beings and strive to maximum their wealth prudently. However, there are many instances where emotion and psychology influence our decisions, causing us to behave in unpredictable or irrational ways. Dean of Wall Street, Mr. Benjamin Graham, stated in his popular book, The Intelligent Investor, that markets are more psychological and less logical. Behavioral finance, a relatively new field of finance, attempts to combine behavioral or psychological theory with conventional economics and finance to provide explanations for why people make irrational financial decision. तो यहाँ पे ये माना गया है, मतलब यहाँ पे एक थ्योरी के बारे में बात की गई है जिसका नाम है कन्वेंशनल फाइनेंशियल थ्योरी. तो इसके हिसाब से क्या है कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है, ठीक है ना, वो रैशनल ह्यूमन है. यानी हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक जैसे ही डिसीजन लेते हैं जब वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को वो महसूस करते हैं. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए अगर एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर उसकी सैलरी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, उसका खर्चा भी उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा. मतलब यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं इकोनॉमिक्स में, मतलब अगर उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो उसका खर्चा भी यहाँ पे वो बढ़ेगा. हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई चीज़ होती है, मतलब जब भी कोई इवेंट यहाँ पे हैपन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा. इसीलिए मिस्टर बेंजामिन ग्राहम अपनी जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें कहते हैं कि जो मार्केट है, ठीक है ना, वो ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल है. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तो जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटीज वो सेल करना वो स्टार्ट कर देते हैं. तो लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें मार्केट में रहना है. तो यहाँ पे हमें कुछ बिहेवियरल बाइसेस के हमें एग्जांपल दे रखे हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है लॉइस एवर्शन बाइस. लॉइस एवर्शन रेफर्स टू इन्वेस्टर्स टेंडेंसी टू स्ट्रांगली प्रिफर अवॉइडिंग लॉसेस टू acquiring gains. The fear of loss leads to inaction. Studies show that the pain of loss is twice as stronger as the pleasure of gain of a similar magnitude. Investors prefer to do nothing despite information and analysis favoring a particular action that in the mind of the investors may lead to a loss. Holding on to losing stocks, avoiding riskier asset classes like equity when there is a lot of information are manifestations of these biases. In such situations, investors tend to frequently evaluate their portfolio's performance and any short-term loss seen in the portfolio makes an action their preferred strategy. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इन्वेस्टर वही चाहता है कि उसको लॉस ना हो, ठीक है, यानी कि उसका जो फियर है लॉस का वो 2 गुना होता है एज़ कम्पेयर टू गेन, ठीक है. तो यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई पर्सन अगर स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको जो डर है वो लॉस का ज़्यादा है और गेन का उसको कम है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका जो एनालिसिस है वो करना ज़रूरी है. बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि उस स्टॉक का एनालिसिस वो करते नहीं है ना, तो वो बस वो क्या करते हैं, जो भी न्यूज़ आए बस उस पर वो बिलीव कर लेते हैं. तो जो भी न्यूज़ आए उसका पहले आप एनालिसिस कीजिए और ये भी आप जानिए कि क्या उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा. और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक मतलब फ्यूचर में और गिरने वाला है तो उसको आप होल्ड करके मत रखिए. अब कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक वो गिर जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे लॉस होता है आपको, पर आप ये सोच के चलते हो कि हाँ कि नहीं अभी ये बढ़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है और आपको ये देखना ज़रूरी है कि
आप कितना लॉस आप बियर कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी होनी ज़रूरी है कि हाँ कि अगर स्टॉक इतने प्राइस पे जाएगा तो उस टाइम पे मैं सेल कर दूंगा, अब वो चाहे वो मेरा जहाँ पे मुझे लॉस हो रहा हो या फिर मुझे गेन हो रहा हो। Confirmation bias. Confirmation bias, also called my side bias, is the tendency to search for, interpret, or prioritize information in a way that confirms one's beliefs or hypothesis. It is a type of cognitive bias and a systematic error of inductive reasoning. For example, when a trader buys a stock for a reason and that reason doesn't work out, so the trader makes up another one for owning the position. Similarly, first we make decision in mind and then find for the information to justify that intuitive decision. तो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो इन्वेस्टर होता है, अगर कई बार उसको कोई न्यूज़ मिलती है तो वो कोशिश करता है कि वो ये जानकारी निकाले कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है फिर गलत है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन सही होगी तो फिर वो उसी हिसाब से वो डिसीजन लेने की कोशिश करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि उनको जैसे कोई न्यूज़ मिलती है तो उसको पहले वो कंफर्म नहीं करते कि हाँ कि रियल है या फिर फेक है, बस वो उसी बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन रियल में उनको क्या करना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको पहले वो कंफर्म करें, उसके बाद वो अपना डिसीजन लें। नेक्स्ट है हमारा ओनरशिप बाइस। Things owned by us appear worst valuable to us, sometimes known as the endowment effect. It reflects the tendency to place a higher value on a position than others would. It can cause investors to hold positions they would themselves not buy at the current level. तो जब आप एक स्टॉक को आप बाय करते हो लोअर प्राइस पे, और जब वो काफ़ी हाई प्राइस पे चला जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक आपने 1000 का आपने बाय करा था, अब वो 1500 पे पहुंच चुका है। अब आपको लगता है कि अगर मैं अभी सेल कर दूं इसको और अगर वो उससे और ऊपर चला गया तो मैं फिर उस टाइम इसे बाय नहीं कर पाऊंगा। तो कई बार ऐसा भी होता है इन्वेस्टर के साथ। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको दो चीज़ें स्टार्टिंग में आपको पता होनी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी स्टॉक का बाय कर रहे हो तो आपको किस प्राइस पे आपको उसे बाय करना है और किस प्राइस पे आपको उसे सेल करना है। ये दो चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपना जो लॉस या फिर जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपने उसको 1000 पे आपने बाय करा था, डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, अगर आपने उसको 1000 पे आपने बाय करा था और आपको लगता है कि हाँ कि जब ये 1500 पे आएगा तो उसके बाद इसके जो चांसेस हैं ऊपर जाने के वो नहीं है, तो आप उसको 1500 पे उसको सेल कर दीजिए। लेकिन ये चीज़ आपको ये पहले से करके रखनी है, और जब भी आपका डिसीजन मतलब जब भी आपका मन करे कि नहीं मुझे अपना डिसीजन चेंज करना है तो आपको पहले एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है, क्या मतलब किस बेसिस में मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा गैम्बलर्स पॉलिसी। Predicting absolutely random events on the basis of what happened in the past or making trends when there exists none. It is the mistaken belief that if something happens more frequently than normal during some period, then it will happen less frequently in the future, or that if something happens less, तो कई बार क्या करते हैं लोग वही मान के चलते हैं कि हाँ कि अगर पिछले एक हफ्ते से या पिछले एक महीने से अगर कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर में भी वो ऊपर जाएगा, और अगर मान लीजिए अगर वो पिछले 3-4 महीने से अगर वो नीचे जा रहा है तो फिर अभी भी वो नीचे ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगर वो नीचे जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, और अगर ऊपर जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो सिमिलरली तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलर, तो एनालिसिस मस्ट है, एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब वो चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर रहे हो आप उसे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विनर्स कर्स। टेंडेंसी टू मेक श्योर दैट ए कॉम्पिटिटिव बिड इज वॉन इवन आफ्टर ओवर पेइंग फॉर द असेट, वाइल बिहेवियरली इट इज़ ए विन, फाइनेंशियली इट विल बी ए लॉस।
तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि हाँ कि ये स्टॉक अभी ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन फिर भी वो उसको बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ कि ये फ्यूचर में ये ऊपर जाएगा, ये मतलब ये स्टॉक ये इसका प्राइस और इंक्रीज होगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बिहेवियर के हिसाब से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पर अब वो अपनी जो जिसने एनालिसिस कर रखा है उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसे फीलिंग आ रही है ऐसी, उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ कि ये फ्यूचर में जा सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हाँ कि कंपनी जो मैनेजमेंट है या फिर जो उसके CEO हैं वो उसको कहते हैं वो और अपर लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियली देखें तो उसको लॉस है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, अगर ऐसा होता है तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ड मेंटालिटी। This is a common behavior disorder in investing community. This bias is an outcome of uncertainty and a belief that others may have better information, which leads investors to follow the investment choices that others make. Such choices may seem right and even be justified by short-term performance, but often lead to bubbles and crashes. Small investors keep watching other participants for confirmation and then end up entering when the markets are overheated and poised for correction. तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने बात करा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो मेंटेलिटी होती है वो इस तरह की होती है कि अब वो एक स्टॉक के साथ वो चिपक ही जाते हैं। अगर उनको लॉस हो रहा है वो सोचते हैं कि हाँ नहीं 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 ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो स्टॉक या तो मतलब काफ़ी लो जा चुका होता है, इवन उसकी जो फेस वैल्यू है उससे भी लो जा चुका होता है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर उसको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। या फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नहीं अभी मुझे सेल नहीं करना कि ये अभी ये और ऊपर जाएगा, मुझे और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको अपनी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी हमेशा आपको तैयार रखनी है, और प्लस आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर मुझे लॉस होगा तो तो मैं कितना लॉस में बियर कर सकता हूँ, और वो अगर मुझे उतना लॉस हो रहा है तो उसके बाद फिर मुझे बाहर निकल जाना है, फिर चाहे वो स्टॉक फिर फ्यूचर में फिर ऊपर जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंकरिंग। एंकरिंग इज ए cognitive bias that describes the common human tendency to rely too heavily on the first piece of information offered when making decisions. Investors hold on to some information that may no longer be relevant and make their decisions based on that. New information is labeled as incorrect or irrelevant and ignored uh, in the decision making process. Investors who wait for the right price to sell, even when new information indicate that the expected price is no longer appropriate, are exhibiting this bias. For example, they may be holding on to losing stocks in expectations of the price uh, regaining levels that are no longer viable given current information, and this impacts the overall portfolio returns. Actually, the decision should be made purely on the basis of what price and value differences exist today in light of available information, rather than based on what the prices were in the past. तो सेम एज जैसे हमने बात करी पहले कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब वो चाहे रिलेवेंट हो चाहे ना हो, ठीक है, मतलब कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि पास बेसिस पे होती हैं, तो वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से वो लेते हैं डिसीजन। अब जो नई इन्फॉर्मेशन है वो उनको बता रही है, ठीक है, हो सकता है वो इनकरेक्ट हो, जो नई इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो ये बता रही हो कि हाँ कि जो स्टॉक है उसका उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में
अप्रिशिएट नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेट करते हैं कि हाँ कि अगर इस प्राइस पे ये स्टॉक आएगा तो मैं इसको सेल करूंगा। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब फिर एट दी एंड ऑफ द डे अब क्या होता है, उनका जो पोर्टफोलियो है उनका वो उतना रिटर्न वो नहीं दे पाता है जितना उनको चाहिए होता है। एक्चुअल में ये होना चाहिए कि जो उन्होंने प्राइस पे करा है, ठीक है, अब उनको लग रहा है कि हाँ कि अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है, यानी जैसे कि हमने बात करा था पहले कि प्राइस और वैल्यू। प्राइस का मतलब क्या है कि जो हम पे करते हैं किसी एक स्टॉक के लिए, सपोज दैट हमें पता है कि एक स्टॉक का जो प्राइस है वो 1000 है, लेकिन हमें पता है उसकी जो वैल्यू है वो 1200 है। तो यहाँ पे जो प्राइस है और जो वैल्यू है उसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कितना है, 200। तो यानी कि जैसे कि अगर आपको पता है कि हाँ कि अगर आपको 200 का प्रॉफिट हो चुका है तो दैट मीन्स अब आपको वहाँ से आपको निकलना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस स्टॉक को आपको सेल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन बाइसेस। वी प्रोजेक्ट रिसेंट पोस्ट टू द डिस्टेंस फ्यूचर कंप्लीटली इग्नोरिंग द डिस्टेंट पास्ट। तो कई बार क्या होता है कि हम पास्ट के बेसिस पे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कई बार वो सही होता है, कई बार वो गलत होता है। बस वहाँ पे हमें ज़रूरी है कि जो हमारा एनालिसिस है वो किस तरीके से किया गया है और क्या हमारे पास उस कंपनी की या फिर स्टॉक की पूरी नॉलेज है या फिर नहीं है। सम पल्स ऑफ विजडम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गुरुज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं जो इन्वेस्टमेंट गुरुज हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, उनके द्वारा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे दो ही चीज़ें होंगी, या तो वहाँ पे आपको बुल साइकिल देखने को मिलेगा या फिर आपको बियर साइकिल वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बुल साइकिल का मतलब क्या है? बुल साइकिल का मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और बियर साइकिल का मतलब क्या है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है। तो ये या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, और अगर वो नीचे जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो पेसिमिस्टिक है। तो जब भी पार्टिसिपेंट किसी स्टॉक को वो बाय करते रहते हैं, ठीक है, अब वो किसी प्राइस पे हो तो जितनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बाय होगी उसका प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक स्टॉक है, ठीक है, उसका प्राइस होना चाहिए वो 1000, लेकिन अब उसको इतना ज़्यादा बाय किया गया है कि अब उसकी जो प्राइस है वो चला गया 1500। तो जैसे ही उसकी बाइंग रुक जाएगी एक टाइम पे तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा, वो 1000 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं या तो मार्केट क्रैश, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट करेक्ट हो गई है। तो करेक्ट होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मार्केट अब अपने एक्चुअल प्राइस पे वो आ चुकी है। तो जब भी किसी आप स्टॉक को आप बाय करो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है और अभी जो प्राइस चला मार्केट में क्या है। तो उनको आपको फिर कंपेयर करके देखना है। अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस चला है 1500 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 1100, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस स्टॉक को वो काफ़ी ज़्यादा लेवल में उसको बाय कर रहे हैं, इसीलिए उसका प्राइस ऊपर चला गया है। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही वो प्राइस वो करेक्ट होगा, ठीक है, तो करेक्ट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर अब मार्केट क्रैश आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से अब आपको बहुत सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी कि जो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि उस टाइम पे वो पूरी तरीके से वो बंदी हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है और जो इनपुट कॉस्ट है वो भी आपको वहाँ पे हाई देखने को मिलती है। फिर वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कैपिटल रेज करने में। क्यों? देखिए, अगर मार्केट क्रैश हुआ तो ज़्यादातर इन्वेस्टर वो यही चाहेगा कि वो मार्केट से वो दूर रहे। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा वहाँ पे लगाना, क्योंकि उसे भी फिर ये डर रहेगा कि अगर मैं अभी इस टाइम पे अगर पैसा लगाता हूँ तो हो सकता है मेरा पैसा पूरा डूब जाए। तो इस वजह से जो इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो भी पूरी तरीके से वो चेंज हो जाती है। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डूब जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है।
फिर एक टाइम पे जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसे भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसे भी उनको वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फिर बात आती है कि कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि क्योंकि जितना जो रेपो रेट है या फिर और रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, उसका कम, उसके कम ज़्यादा होने से जो कॉरपोरेट्स हैं वो उतने ज़्यादा वो कैपिटल वो इंक्रीज कर पाएंगे। तो अगर वो बढ़ी, ठीक है, तो वहाँ पर भी दिक्कत है, और अगर कम हुई तो वहाँ पर भी दिक्कत है। तो इस चीज़ को मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट में बस यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो आप NISM की जो वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप उनका जो टेस्ट है वो आप दे सकते हैं खुद से।